हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एडूबूस्ट। हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें एक क्लास हो गई है और आज हम मूव कर रहे हैं लेक्चर 2 पे, जिसका नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस। बट फाइनेंशियल डिसीजंस को डिस्कस करने से पहले, एंड यस आई वेरी वेल रिमेंबर, हमने लास्ट क्लास को एक क्लाइमैक्स पर छोड़ा था और वो क्लाइमैक्स से आज हम कंटिन्यू करेंगे। बट वो चीज़ करने से पहले एक बार हम लेक्चर 1 में हमने जो भी डिस्कस किया है उसको रिवाइज कर लेते हैं। बोलो हाँ कि ना? जी मैम, बिल्कुल रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें क्लास में ही सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएं। तो हमने सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब था, जल्दी से बताओ आंख बंद करके। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म था हमारा बिजनेस एक्टिविटीज, और बिजनेस एक्टिविटीज हमने कितनी पढ़ी थी? 5। पहला एस्टैब्लिश अ बिजनेस, दूसरा रन अ बिजनेस, तीसरा मॉडर्नाइज अ बिजनेस, फोर्थ एक्सपैंड अ बिजनेस एंड फिफ्थ डाइवर्सिफाई अ बिजनेस। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई थी पिछली क्लास में। आज की क्लास में हमने फिर से रिवाइज कर ली। बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम आते ही दो चीजें, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड ऑप्टिमल यूसेज। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट में अगेन दो चीजें, क्या? आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड एनालिसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। एनालिसिस में अगेन दो चीजें, क्या क्या? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएटेड रिस्क। ऑप्टिमल यूसेज में, ऑप्टिमल यूसेज में सिंपल सी चीज है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है, वो आपके फाइनेंसिंग के कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो होगा ऑप्टिमल यूसेज ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने ये बात की। फिर हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड, जो हम फंड्स ले रहे हैं उनका कॉस्ट रिड्यूस हो, उनका रिस्क जो है अंडर कंट्रोल रहे, इन फंड्स को हम इफेक्टिवली डिप्लॉय करें, यानी कि ऑप्टिमली यूज़ करें, और इन फंड्स की इंश्योर करें अवेलेबिलिटी और अवॉइड करें आइडल फाइनेंस। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। उसके बाद हम आए इम्पोर्टेंस पे। इम्पोर्टेंस में थे 5 पॉइंट्स, और इन 5 पॉइंट्स को याद रखने का तरीका क्या बताया था आपको कि आप बैलेंस शीट को इमेजिन करो। बैलेंस शीट में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, उनका साइज और कॉम्पोजिशन, फिर करंट एसेट्स, उनका क्वांटम और ब्रेकअप या साइज और कॉम्पोजिशन, फिर फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, उसके बाद लॉन्ग टर्म फाइनेंस का ब्रेकअप, एंड लास्ट P&L की आइटम्स पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पैक्ट। ध्यान आई पूरी बात? जी मैम, बिल्कुल ध्यान आई। फिर हमने डिस्कस किया था अपने उस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखो, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें एक ऑप्शन आपकी रहेगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये बात आपको ठीक से समझनी होगी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सेम चीज़ नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने पर ज़रूरी नहीं है कि वेल्थ मैक्सिमाइज हो। मैम, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है? बड़ा सिंपल है, देखो, दो कंपनी हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए ने भी 10 लाख का प्रॉफिट किया, कंपनी बी ने भी 10 लाख का प्रॉफिट किया। कंपनी ए में कितने शेयर होल्डर्स हैं? कंपनी ए में 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, और कंपनी बी में सिर्फ 10,000 शेयर होल्डर्स हैं। अब आप मुझे बताओ, EPS, अर्निंग पर शेयर, क्या बन रहा है? ये है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ये है नंबर। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक। अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू में दे रही हूँ। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ये हैं, तो अर्निंग पर शेयर कितनी बनी? 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, यानी कि ₹10।
और यहाँ पर कितनी बनी, ₹100। अब आप देखो प्रॉफिट्स यानी कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दोनों केस में सेम है, बट शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज किस में हो रही है, कंपनी बी में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये, ना कि ये। ठीक है जी, ये चीज़ नहीं भूलोगे? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, जिसको हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता कैसे है, आप जो डिसीजन लेते हो उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, उस डिसीजन का बेनिफिट इस कॉस्ट से ज़्यादा होता है। ऐसा होता है तो क्या होता है, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन से शेयर्स का मार्केट प्राइस इंक्रीज होता है, और जब शेयर्स का मार्केट प्राइस इंक्रीज होता है तो शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज हो जाती है। यहाँ तक की बात की थी हमने पिछले लेक्चर में, और फिर हमने कहा था कि ये इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स ऑफ वेल्थ या इंक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स किस चीज़ से ड्राइव होता है, 3 बेसिक फाइनेंशियल डिसीजंस। तो मैम क्या आज की क्लास में हम ये 3 बेसिक फाइनेंशियल डिसीजंस डिस्कस करेंगे? यस स्टूडेंट्स, ये 3 बेसिक फाइनेंशियल डिसीजंस और इनकी पूरी डिटेल्स आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी है तो पानी वानी लेकर बैठना और साथ में पढ़ते रहना, क्लास बीच में मत रोकना, पूरी क्लास एट वन लेंथ देखना, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपको साथ साथ समझ में भी आए। अंडरस्टैंडिंग प्लस मेमोराइजिंग या रिमेम्बरिंग, ये दोनों चीज़ें साथ में तभी होंगी जब आप कोई भी लेक्चर पूरा वन गो में देखोगे। तो क्या है स्टूडेंट्स फाइनेंशियल डिसीजंस? देखो इस चैप्टर में ना एक तो बहुत सारे वर्ड सिमिलर आएंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था मैम, हमने पढ़ा था बिजनेस फाइनेंस। फिर हमने क्या पढ़ा मैम, हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो ये फाइनेंस वर्ड जो है ना, ये कॉमन आ रहा है सब जगह, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। मैम इसके बाद भी हम ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे, देखो नाम तब भी सिमिलर होगा। क्या नाम होगा अभी बताते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजंस, इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रख कर चलना है कि ये सारी चीज़ें एक नहीं हैं, इन सब में डिफरेंस है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग है, फाइनेंशियल डिसीजंस अलग हैं, बिजनेस फाइनेंस अलग है और फाइनेंशियल प्लानिंग अलग है। ये चीज़ें आपको माइंड में रख कर चलनी है, इसलिए मैंने आपको एडवांस में ये चीज़ बताई। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस क्या हैं? अगेन बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। फाइनेंशियल डिसीजंस आर द डिसीजंस कंसर्निंग फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ अ बिजनेस विद द एम टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। देखो इस डेफिनेशन के ना 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हमने जो वर्ड है फाइनेंशियल डिसीजंस उसी को दूसरे तरीके से लिख दिया है, डिसीजंस कंसर्निंग फाइनेंशियल मैटर्स, और दूसरा हमने क्या लिखा कि इसका एक्टिविटी का एम है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। वो तो हमें वैसे भी पता था क्योंकि पिछली क्लास में हमने समझा था कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए आप 3 तरीके के फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो। तो फाइनेंशियल डिसीजंस की डेफिनेशन आपको ध्यान रहेगी। अब फाइनेंशियल डिसीजंस आर द डिसीजंस कंसर्निंग फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ अ बिजनेस विद द एम टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। 2 चीज़ें मेन, एक ऐसे डिसीजंस जो कंसर्न करते हैं किसी बिजनेस के फाइनेंशियल मैटर्स को, दूसरी चीज़ इन डिसीजंस का एम होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है मैम, अब आप हमें ये बताइए कि फाइनेंशियल डिसीजंस होते कौन कौन से हैं। हमने ये तो समझा कि इन डिसीजंस का फाइनेंशियल मैटर से लेना देना होता है और इनका एम मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ होता है, बट ये डिसीजंस हैं कौन से? आपको ये डायग्राम याद है फर्स्ट लेक्चर से? जी मैम बिल्कुल याद है। आपको ध्यान होगा कोई भी CFO क्या करता है, डिसाइड करता है कि उसको इन्वेस्टमेंट किस तरह के एसेट्स में करनी है। ये है आपका फर्स्ट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, वो है आपका
सेकंड डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन। ये सारा काम हो गया, पैसा आ भी गया है, इन्वेस्ट भी हो गया है। अब जो रिटर्न्स आ रहे हैं उसमें हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें से कितना पैसा बिजनेस में रिटेन होगा और कितना पैसा एज डिविडेंड ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। आ गया आपका थर्ड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। क्या मैम इतनी सी बात है फाइनेंशियल डिसीजंस की? बिल्कुल बच्चों, इतनी सी ही बात है फाइनेंशियल डिसीजंस की। इसी बारे में हम चर्चा करते चले जाएंगे पूरे लेक्चर में और आपका ये टॉपिक इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनेंशियल डिसीजंस कौन कौन से हुए? देखो, फाइनेंशियल डिसीजंस मतलब फाइनेंस से संबंधित डिसीजंस। सबसे पहला इन्वेस्टिंग डिसीजन। आप ये डिसाइड करोगे कि आपको पैसा किस पर्पस के लिए चाहिए और वो पैसा आने के बाद आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये डिसाइड करने के बाद आपको पता चल गया कि कितना पैसा आपको चाहिए, तो आप डिसाइड करोगे कि वो पैसा आएगा कहाँ से। फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा आ गया, इन्वेस्ट भी हो गया। अब जो हमने प्रॉफिट किया है उस प्रॉफिट का अल्टीमेटली क्या करना है? उसको हमें बिजनेस में रिटेन करना है या शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसे हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। अब ध्यान रखने वाली इसमें एक बात, इसका नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस और इसका नाम है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो आपका ब्रॉड टॉपिक है, इन दोनों वर्ड्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और फाइनेंसिंग डिसीजन आपका इसका एक हिस्सा है। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल मैटर से संबंधित, फाइनेंसिंग मतलब पैसा मार्केट से रेज करना। तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। बट होता क्या है, एग्जाम में जब आप स्पीड से क्वेश्चन को रीड करते हो ना, तो आप दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो। आप एक को दूसरा समझ सकते हो और आपका आंसर बिना कोई रीज़न के गलत हो जाएगा। आपको सब कुछ आते हुए भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है मैम, हमें समझ में आया। सबसे पहला डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहाँ लगाना है। दूसरा डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन, जो पैसा लगाना है वो कहाँ से आना है। और तीसरा डिसीजन डिविडेंड डिसीजन, जो पैसा हमने कमाया उसका अब हमें क्या करना है। ठीक है जी।